नमस्कार। और फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। नाम है मेरा अक्षय कुलकर्णी और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत ही निष्पक्षपात, जेन्युइन, सिंसियर, क्लेवर बातें मैं आप लोगों से करता हूँ आपके बेटरमेंट के लिए। तो आप मुझे एम्पावर करेंगे इस उम्मीद के साथ। आज बात होगी कांग्रेस की, आज बात होगी बीजेपी की एंड आज बात होगी आपकी। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज मैं आपकी बात करने वाला हूं, यानी कि वोटर्स जो होते हैं, जो मतदार होते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं। आज बीजेपी की बात करूंगा और कांग्रेस की भी बात करूंगा। अभी यहाँ पर बीजेपी मतलब बीजेपी एंड बीजेपी का जो ग्रुप है, यानी कि बीजेपी जिस तरह से सोचती है उस तरह से सोच रखने वाले राजकीय संगठन, सामाजिक संगठन। कांग्रेस की बात यानी कि कांग्रेस की तरह सोच रखने वाले राजकीय संगठन और सामाजिक संगठन, और आप लोग, इन सब की बात करूंगा। चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आते हैं और जब भी चुनाव आते हैं तो लोहा गर्म हो जाता है, और जब लोहा गर्म होता है तभी उसके ऊपर हथौड़ा मारना चाहिए। आप लोग इस देश के नागरिक हैं, कोई भी आपका सगा सोबती यहाँ पर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इमोशनल नाता है फलाना पार्टी के साथ तो मैं फलाने पार्टी को ही प्रमोट करूँगा, वोट करूँगा, उसके लिए काम करूँगा, प्रचार करूँगा, तो ये गलत है। जब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो ये पार्टी आपको मदद करने के लिए नहीं आएगी। लेकिन इस तरह की सोच भारत में नहीं है। मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जब भी वोटिंग का सवाल आता है, किसी राजनीतिक पार्टी का सवाल आता है, तो भारत के मोर देन 50% वोटर्स जो है वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं कि नहीं भाई मैं तो कांग्रेस को ही वोट करूँगा, मेरा कांग्रेस के साथ पुराना रिश्ता है। और ये जो लोग होते हैं ना कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ने वाले, इनको बीजेपी से बहुत घृणा होती है। उनको वो बीजेपी का फ्लैग, बीजेपी का लोटस वो देखने के बाद इतनी जलन होती है ना। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, ग्राउंड लेवल पर, कि वो जो कट्टर कांग्रेसी होते हैं वो झगड़ा तक कर देते हैं बीजेपी के लोगों के साथ में। और एग्जैक्टली ऐसा ही बीजेपी वोटर्स के साथ भी होता है। जो इमोशनली कनेक्टेड लोग होते हैं ना बीजेपी के साथ, जिसमें मैं भी एक दौर में था, मेरी फैमिली आज भी वैसी ही है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली कि जब मैं बीजेपी के साथ इतना एसोसिएटेड हूँ, इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो मुझे कांग्रेस अच्छी नहीं लगती। मुझे वो जो पंजा है, वो जो हाथ है कांग्रेस का, वो देखने में भी बहुत अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि ये लोग दुश्मन हैं देश के, सनातन के, भारत के, मेरे, सब लोगों के। ये बहुत करप्शन करते हैं, इनको भावना नहीं है, इनको कोई इमोशन नहीं है। ये सिर्फ करप्शन करना जानते हैं, ये सिर्फ हिंदुत्व का नाश करना जानते हैं, ये सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं। इन्होंने भारत का विभाजन कर दिया था। कितनी सारी चीज़ें ऐसे मन में आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी भी आएंगे तब भी ये जो लोग हैं कट्टर बीजेपी समर्थक, इनको आप कन्विंस नहीं कर सकते कि आप बीजेपी को वोट मत करें, कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस का नाम लेते ही मतलब बदन में आग सी लग जाती है, और हम कांग्रेस को कभी वोट नहीं कर सकते जो कट्टर बीजेपी समर्थक हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई इमोशन नहीं है। अगर उनके पास इमोशन होता, वो इमोशनल बेसिस पर विचार करते, तो ऐसा नहीं होता। जितने भी कांग्रेसी लोग हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के बारे में इतना इमोशनल होकर सोचते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आपके बारे में कभी सोचती है? अगर कांग्रेस को सच में आपके बारे में फिक्र होती तो पता है कांग्रेस क्या करती? सबसे पहले राहुल गांधी को बिल्कुल साइडलाइन किया जाता कांग्रेस से, और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर सचिन पायलट जैसे लोग आ जाते। जस्ट इमेजिन कि राहुल गांधी बिल्कुल पिक्चर में नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसे लोग पार्टी चला रहे हैं, तो क्या होता पार्टी का? पार्टी कहां से कहां चली जाती। लेकिन आज सिर्फ नाम के लिए वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बिठाया गया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर गांधी फैमिली ही सब कुछ संभालती है आज की डेट में भी। और आप कह रहे हो कि मेरी कांग्रेस, मेरी कांग्रेस, मेरी कांग्रेस। कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी जी ने किया है। दैट इज वेरी क्लियर।
लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको आपके इमोशंस की कदर नहीं है तो आप उनके इमोशंस की क्यों कदर कर रहे हो? आप इमोशनली उनके साथ क्यों अटैच्ड हो रहे हो? अब बीजेपी का ले लीजिए, आपको लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, सिंसियर पार्टी है, करप्शन बिल्कुल नहीं करती, मोदी जी के जो ड्रेस होते हैं उनको जेब नहीं होती, मोदी जी का कोई आगे है ना पीछे है, मोदी जी बहुत अच्छे है। मैं भी मानता हूँ। पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था मोदी जी संत इंसान है, और वो है, मैं कह रहा हूँ ना, है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे भगवान है मोदी जी। लेकिन आरएसएस एंड बीजेपी ने मोदी जी को भी बांध के रखा है। मोदी जी भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो उनके दिल में है। मैंने मोदी जी के दिल में झांक के देखा है। मैं मोदी जी की आंखों में डर देखता हूँ, मैं मोदी जी की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखता हूँ जो बीजेपी एंड आरएसएस ने उनके ऊपर ला दी है, और मोदी जी काम नहीं कर पा रहे। वो बात छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप इमोशनली अटैच्ड हैं मोदी जी के साथ या फिर बीजेपी के साथ, बीजेपी अगर सच में आपके इमोशन की कदर करती तो कभी वो नरेश अग्रवाल को अपने पार्टी में लेती? क्या आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि नरेश अग्रवाल जो है वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं? पुरानी बात हो चुकी है अब नरेश अग्रवाल एंड बीजेपी। नरेश अग्रवाल को आप छोड़ ही दीजिए। रिसेंटली हमने कमलनाथ के बारे में सोचा था, कितना हमने क्रिटिसाइज किया कमलनाथ को, कितना हमने क्रिटिसाइज किया अजित पवार को, कितना हमने क्रिटिसाइज किया अशोक चव्हाण को, और ये लोग इस पार्टी में आ गए। अब हम किस मुंह से जवाब देंगे लोगों को? अब मैं अगर इमोशनली अटैच्ड हूं बीजेपी के साथ तो बीजेपी को भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही इलॉजिकल जो है आर्ग्यूमेंट वो पेश करते हैं कि शत्रु को अगर नेस्तनाबूद करना है तो शत्रु की ताकत कम करनी पड़ेगी, और इसलिए हमने रणनीति करी थी, और यह एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हमने इन लोगों को हमारे पास ले लिया, हमारे साथ ले लिया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग? इन लोगों की कोई ताकत नहीं थी, ये हारे हुए लोग थे। आप मरे हुए मुर्दे को मार रहे हो। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, मैंने बहुत पहले ये बात करके रखी है कि जो मरा हुआ है ऑलरेडी, कांग्रेस जो है वो ना मरी हुई पार्टी है। आप क्या नाटक कर रहे हो कि मैं उसको फिर से मार रहा हूं? कांग्रेस को जनता ने मार दिया 2014 में, कांग्रेस को जनता ने मार दिया 2019 में। क्या कंडीशन है कांग्रेस की? उस कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। अगर कांग्रेस के लीडर आज बीजेपी में नहीं आएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, और इसलिए कांग्रेसी नेताओं का भी अस्तित्व खत्म हो रहा है, और वो अपना अस्तित्व टिकाने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। क्या ये हम लोग नहीं जानते? जब कांग्रेस बहुत स्टैंडर्ड थी तब अगर आप ये बात करते तो मैं मान लेता, और मैं आपको आज भी चैलेंज देता हूं। जैसे जिस तरह से आप कांग्रेस को फोड़ रहे हो, कांग्रेसी लोगों को अपने साथ ले रहे हो, एग्जैक्टली उसी तरह से आप तृणमूल कांग्रेस के साथ करिए ना। मैं खुद आपको कह रहा हूं, प्लीज डू, करिए आप कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के साथ। ममता बनर्जी की पार्टी जो है उसे तोड़िए। ये जो आप कह रहे हो ना कि शत्रु की ताकत जो है ना उसके ऊपर वार करना चाहिए, वो लॉजिक वहां पर फिट बैठता है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ। यहां पर कांग्रेस ऑलरेडी मरी हुई है, एनसीपी ऑलरेडी मरी हुई है, बाकी की पार्टियां जेडीएस ऑलरेडी मरी हुई है। यहां पर आप मत बताओ मुझे कि हम उनकी ताकत कम करने के लिए उन लीडर्स को हमारे साथ ले रहे हैं। कोई वोट नहीं कर रहा उन लोगों को। जो ठेले वाले लोग होते हैं, चाय बेचने वाले लोग होते हैं, सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, इन सारे लोगों का समर्थन आज की डेट में मोदी जी के साथ में है। और इसलिए ये लोग इस तरह से नहीं कह सकते कि हम इनका जो है मतलब इनकी शक्ति क्षीण करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हम इमोशनली अटैच्ड है। अगर आप इमोशनली अटैच्ड है तो उनको भी इमोशनली अटैच्ड होना चाहिए आपके साथ। क्या वो लोग आपके भावना का कदर कर रहे हैं? अगर हिंदुओं की भावना, उसकी कदर अगर बीजेपी कर रही होती तो अयोध्या में मस्जिद नहीं बनाते वो लोग। अयोध्या में कुरान जो सबसे बड़ी होगी विश्व की, उसका निर्माण नहीं होता। आज की डेट में गौ हत्या जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया होता उन्होंने। भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया होता उन्होंने जो है हमारा जो राम सेतु है उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर। इसके लिए आज की डेट में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए
और हम कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वोटर्स को कि ऐसा इमोशनली अटैच्ड विटैच्ड कुछ नहीं होता। ये राजनीति है, ये बहुत ब्रूटल है। जो आप देख रहे हो वैसा अंदर नहीं हो रहा। आपको दिखाने के लिए, आपको एहसास दिलाने के लिए, आपको आभास दिलाने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर की जा रही है। उनको प्रैक्टिकली देखना ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, ठीक है भाई सब हमने समझ लिया, वोट करे तो किसको करे? वोट तो करना पड़ेगा। हम जो वोटिंग है उसको तो बॉयकॉट नहीं कर सकते, वोटिंग तो हम लोगों को करनी पड़ेगी ना। तो किसको वोट करें? बीजेपी एन ग्रुप को हम वोट करेंगे, कांग्रेस एन ग्रुप को हम वोट करेंगे, या नोटा दबाएंगे? अब बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नोटा मत दबाओ। अब ये जो भी लोग बोलते हैं ना नोटा मत दबाओ, इनको हार सता रही है। ये लोग ना डर चुके हैं हार से, और इसलिए ये लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप कांग्रेस को तो हरगिज़ वोट नहीं करोगे, आपकी जान चले जाए लेकिन आप कांग्रेस को वोट नहीं करोगे। तो इसलिए आप नोटा दबाओगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, और इसलिए वो कहते हैं कि नोटा मत दबाओ, 100% वोटिंग करो, यानी कि बीजेपी को ही वोट करो। तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर नोटा नहीं दबाना है ना तो आपकी सरकार है, आप नोटा ऑप्शन जो आता है वहां पर उसको रिमूव कर दीजिए। नोटा ऑप्शन वहां पर दिया किस लिए है? मैं तो कहता हूं कि खुल के नोटा दबाना चाहिए अगर आप दबाना चाहते हैं तो। इलेक्शन किस बेसिस पर होते हैं? सबसे पहले हम कैंडिडेट देखते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पार्टी कैसी है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पार्टी के जो नेता है वो कैसे हैं। इन सारी चीज़ों का आकलन करके फिर हम वोटिंग करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इस पार्टी को वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरा लीडर अच्छा नहीं है, मेरी पार्टी अच्छी नहीं है, मैं जिस पार्टी को वोट करना चाहता हूँ उसका कैंडिडेट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्या मैं वोटिंग पर बहिष्कार डाल दूँ क्या? नोटा ऑप्शन दिया किस लिए है? और इसलिए अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सूटेबल नहीं है तो आपको नोटा दबाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी की जीत उस दिन होगी जिस दिन नोटा नाम का कैंडिडेट जीतेगा। इसका मतलब राजनीतिक जो पार्टियां हैं ना, इनको एक तमाचा होगा कि आप लायक नहीं हो राजनीति करने के लिए। और ये वंस इन अ टाइम सिचुएशन होती है, ये बार बार सिचुएशन नहीं आती, ये 5 साल में एक बार सिचुएशन आती है। अब मैं इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा हूं, कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। बीजेपी में हो, आरएसएस में हो, कोई भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि वो मेरे को सीरियसली ले। अब मैं अगर चुप बैठूंगा तो वो फिर से वही होगा जो 5 साल में हुआ है, और मैं वो नहीं चाहता। और इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि वोटिंग किसको करना है, किसको वोट डालना है, ये आपको बताने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ना मेरे पास है, ना मोदी जी के पास है, ना राहुल गांधी के पास है, किसी के पास भी वो अधिकार नहीं है कि मैं आपको बताऊं। और ये अधिकार भी किसी को नहीं है कि प्लीज भाई नोटा मत दबाओ। ये आपकी राय है और ये प्योरली आपको लेनी चाहिए, ये आपका डिसीजन है। इसमें किसी को भी इन्फ्लुएंस होने का अधिकार नहीं है, संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। एक घर में एक पिताजी अपने बेटे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि इसी बंदे को वोट डालना है, जानते हैं आप, ये कानून है। और इसलिए आपको इंडिविजुअल इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचिए, क्या आपका कैंडिडेट आपके लिए काम कर रहा है? आप जिस एरिया में रहते हैं, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है बहुत बड़ी होती है, 5 सालों में कितनी बार आपने फिजिकली उसका मुंह देखा है? अगर आपने एक बार भी वो उसका मुंह नहीं देखा है ना फिजिकली, इंटरनेट में छोड़ दीजिए, तो आप उसको वोट मत करें। क्या अधिकार है उसको वोट मांगने का? 5 साल में आज वो अगर आपके सामने अपेयर हो रहा है वोट के लिए, तो आप उसे वोट नहीं डाल सकते। 5 साल थे उसके पास में, किसी बहाने से वो आपके पास आना चाहिए था। आपने अगर उसको वोट दिया है, या फिर आप अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो राष्ट्रीय आप सोच के देखिए कि क्या महंगाई कम हो चुकी है? 2014 से पहले जो सिचुएशन थी कांग्रेस समय में, वही सिचुएशन आज भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वही महंगाई है, वही क्राइम है, वही लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ है, और वही मतलब जो करप्शन के इश्यूज़ है। मिनिस्ट्री लेवल पर जो करप्शंस होते थे, जैसे कि कोल का घोटाला हुआ था, और उसके बाद आदर्श का घोटाला हुआ था, बहुत सारे घोटाले हुए थे। अब वो घोटाले नहीं हो रहे, लेकिन
वो घोटाले जिन लोगों ने किए थे वो लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस बच गया वहाँ पर। और ग्राउंड लेवल करप्शन अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। इतना सब ऑनलाइन हो चुका है, यूपीआई आ चुका है, लेकिन फिर भी जब हम किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वो करप्शन तो आज भी चालू है। हम सब लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो रेलवे का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आज भी जब हम रेलवे के विंडो पर जाते हैं ना, तो जिस एरोगेंसी के साथ वो लोग हमारे साथ बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम लोगों को वहाँ पर मिलती है, व्हाट अबाउट दैट ट्रीटमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप चेंज कर देंगे, लेकिन वहाँ पे जो हम लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है उसके बारे में कौन बात करेगा। तो कहाँ पर बदलाव आया है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में आप सोचिए। आपको अगर लगता है कांग्रेस अच्छा है तो कांग्रेस को वोट करिए, बीजेपी अच्छी लगती है तो बीजेपी को आप वोट करिए। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों भी अच्छे नहीं हैं तो आप नोटा दबा दीजिए। और अगर ये मतलब डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं तो वो आपका इशू है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा और आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कट नहीं बताऊंगा कि आप इसी पार्टी को वोट करिए, आप इसी बंदे को वोट करिए, वो मेरा काम नहीं है। अगर मैं वैसा कहूँगा ना तो मैं चीटर हूँ, मैं किसी के साथ अलायंड हूँ, मेरा कुछ स्वार्थ है इसमें, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा उसका मतलब होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। अब रही बात कांग्रेस एंड बीजेपी के भविष्य के बारे में, कौन जीतेगा 2024, तो देखिए एक ज़माने में मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था। 2-3 साल पहले से मुझे कुछ सवाल खटकने लगे, मैंने उन सवालों को उठाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मेरे को एंटरटेन ही नहीं किया, पार्टी में, संगठन में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत एरोगेंटली बर्ताव कर दिया। लेकिन अक्षय कुलकर्णी जो है वो एक सैंपल है। शुरुआत हो चुकी है किसकी? बीजेपी के पतन की। लेकिन जब तक मोदी जी है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, इट्स अ फैक्ट। और एग्जैक्टली वैसे ही जब तक राहुल गांधी जी है कोई भी कांग्रेस को जिता नहीं सकता। अब राहुल गांधी हमेशा वहां पर नहीं रहने वाले, या फिर यहां पर मोदी जी हमेशा नहीं रहने वाले। देखिए ना कितनी क्लियर कट बात मैं आपको बता रहा हूं। अब इस बात में से लेना क्या है, कितना लेना है, कैसे लेना है, सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन जब तक बीजेपी मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी जब तक है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में है कांग्रेस को कोई जिता नहीं सकता। इट्स अ फैक्ट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सारी की सारी सिचुएशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वोकल बनिए, जैसे मैं बना हूं। आज की डेट में पता है क्या है, मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं। जिस दिन मेरे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी ना, ऑटोमेटिकली कांग्रेस हो बीजेपी हो, इन लोगों को बाध्य होना पड़ेगा कि ये अच्छा काम करे। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम अंधानुकरण करते हैं, हम किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। क्यों हो रहे हो? घर में आप पिता के साथ झगड़ा करते हो, अपनी माता के साथ झगड़ा करते हो, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको खटकती है, उन चीज़ों को लेकर आप अपने माता पिता के साथ झगड़ा करते हो। क्या आपका उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है क्या? क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर मैं आज बीजेपी के साथ झगड़ा कर रहा हूँ तो क्या मैं बीजेपी का दुश्मन हूँ क्या? नहीं। अगर मैं माता पिता को सवाल कर सकता हूँ तो बीजेपी एंड RSS को क्यों नहीं सवाल कर सकता? और ऐसे ही हर किसी को सवाल करना चाहिए। जब हर कोई सवाल करने लगेगा, जब हर कोई वोकल बन जाएगा, तो बीजेपी एंड RSS सतर्क हो जाएंगे कि भाई इस देश में जो जनता है बहुत अवेयर है, इनको हम फूल नहीं बना सकते, इनको हम चीट नहीं कर सकते, हमको अच्छा काम करना ही पड़ेगा। एंड यही व्यवस्था होती है, इसी को डेमोक्रेसी कहती है, इसी को जो है एक तंत्र समाज को चलाने का कहा जाता है। अगर किसी क्लास में टीचर नहीं है तो वहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिकली हंगामा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर टीचर आते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाता है। और इसलिए वहाँ पर हमेशा टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमेशा 24/7 देश की जनता को, वोटर को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर भी करते हो ना तो वो आपको लूट के जाएगा, ये पक्की बात है। और ये एक तरह से थंब रोल है, इसको आप लोगों को याद में रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी देश में जितनी भी पार्टियां हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और ख़ास करके RSS एंड बीजेपी को
मोदी जी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि इतिहास में जब देखा जाएगा तो गाली मोदी जी को पड़ेगी ना। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूं कि गाली मोदी जी को पड़ेगी। आज आपके समझ में नहीं आ रहा देश में क्या हो रहा है, लेकिन 5 या 10 साल के बाद आपको समझ में आएगा। कोई बीजेपी को गाली नहीं देगा, गाली पड़ेगी मेरे मोदी जी को, और वहां पर मुझे दुख होगा। और इसलिए फिर एक बार जो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने प्रार्थना करी थी, वही प्रार्थना आज भी मैं करना चाहूँगा कि भगवान जो है मोदी जी को ताकत दे लड़ने के लिए बीजेपी और आरएसएस से। आज की डेट में आप सोच के देखिए ना, राहुल गांधी जी की मिजाज है क्या कि वो मोदी जी के सामने खड़े हो जाए? कांग्रेस की मिजाज है क्या कि वो बीजेपी के सामने खड़े हो जाए? हमको खुद से लड़ाई करनी है, मोदी जी को आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ाई करनी है, और फिर एक बार इस देश को प्रस्थापित करना है। अब ये सारा जो मेरा चिड़चिड़ापन है वो किस लिए है? हिंदुत्व के लिए। भारत तो वैसे भी बचेगा ना। अगर हिंदू कट गया तो क्या भारत मिट जाएगा? भारत एक भूमि का टुकड़ा वैसे ही बना रहेगा जैसे कल था। पाकिस्तान आज भी है, बांग्लादेश आज भी है, लेकिन वहाँ पर हिंदू नहीं है, और वही भारत में भी हो रहा है। और ये सब अगर हम लोगों को रोकना है तो हम लोगों को अवेयर होना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और यही प्रार्थना करते हुए आज का पॉडकास्ट मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन आप सब लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा पॉडकास्ट आप सीरियसली सुनिए, फिर एक बार सुनिए, 2-3 बार सुनिए, और आपको जो भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। कितनी देर तक मैं इस तरह से वन वे बात करते रहूँगा? आप लोगों का सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं देश और धर्म के लिए कैसे काम कर पाऊँगा? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप मुझे बीजेपी का दुश्मन ट्रीट ना करें। मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ, आज भी हूँ मैं, और इसलिए आप लोग मुझे एम्पावर करें। मेरी बात को आप सीरियसली सुने, उस बात को आप अपने दिमाग में, अपने मन में प्रोसेस करें। उसके बाद आपको जो लगता है वो आप मुझे बता सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों को मोटिवेट करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जितना प्यार आप मुझे दे सकते हैं दे दीजिए। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम एंड जय हिंद।